नमस्कार दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पश्चिमी मोर्चे पर यानी कि पाकिस्तान से लगती सीमा के साथ अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना रही है। ऐसे में जो 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया जाना है उसे पश्चिमी सीमा को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाएगा। हालांकि ये जो 100 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं जिन्हें खरीदा जाएगा वो भारतीय वायुसेना की रणनीति का हिस्सा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर इंडियन एयरफोर्स का जो उद्देश्य है वो दोहरा है। यानी कि पहले इसका उद्देश्य किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अपनी तैयारियों को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि पश्चिमी मोर्चे पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। और जो दूसरा उद्देश्य है इंडियन एयरफोर्स का वो ये है कि इन तेजस फाइटर जेट्स को अगर हम पश्चिमी मोर्चे पर पूरी तरीके से डिप्लॉय कर देते हैं तो इंडियन एयरफोर्स चीन के साथ जो पूर्वी सीमा हमारी लगती है वहाँ पर अपने सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं उनकी मौजूदगी को बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों पूर्वी मोर्चा जो है यानी कि जो ईस्टर्न फ्रंट है वो काफ़ी दुर्लभ क्षेत्र माना जाता है जहां पर प्राकृतिक चुनौतियां काफ़ी आती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जैसा लंबे समय तक चलने वाला विमान बेहद ज़रूरी है। इसीलिए सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन को पूर्वी सीमा पर अधिक से अधिक तैनात किया जाना है। और आपने अभी इस साल देखा ही होगा कि भारतीय वायुसेना ने पहले ही कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की अस्थायी तैनाती शुरू कर दी है। और ये जो अपग्रेडेड LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है 2025 से इन्हें तैनात किया जाना है। इनमें उन्नत रडार सिस्टम और एक हथियार पैकेज लगा होगा जो कि इन फाइटर जेट्स की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाएगा। और LCA तेजस फाइटर जेट पश्चिमी बेड़े में भारतीय वायुसेना की ताकत को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि ये विमान पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले किसी भी लड़ाकू जेट से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यही इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भी इंटीग्रेट इसमें किया जा चुका है। और इसके बाद अस्त्रा MK2 ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इन फाइटर जेट्स में अपग्रेड की जाएंगी। तो अब यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि पूर्वी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना अधिक से अधिक सुखोई 30 MKI को तैनात करना चाहती है चाइना के साथ, और पश्चिमी मोर्चे पर LCA तेजस फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं 2 दिन से डिफेंस अपडेट्स नहीं डाला था। दरअसल मैं हैदराबाद गया था जहां पर भारत के स्वदेशी इंद्रजाल को लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये अपने आप में एक जबरदस्त एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों स्पेशली इंद्रजाल के लॉन्चिंग के मौके पर वहां मैं पहुंचा था, इसीलिए मैं वहां से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम भारत ने खुद अपने स्वदेशी रूप से तैयार किया है ये बेहद कारगर होने वाला है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक पूरा वीडियो बना करके दूंगा। जल्दी आपको इंद्रजाल के पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। दरअसल ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल को तैयार किया है जो कि दुनिया का पहला और एकमात्र ऑटोनॉमस वाइड एरिया एंटी ड्रोन और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इस क्रांतिकारी तकनीक में वैश्विक यानी कि ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में भारत की स्थिति को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है। इंद्रजाल दोस्तों विश्व स्तर पर एक अद्भुत ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और जो बात इसे अलग करती है यानी कि स्पेशल बनाती है ये माइक्रो और मिनी ड्रोन से लेकर छोटे बड़े और यहां तक कि बड़े ड्रोन तक को भी एक बड़े स्पेक्ट्रम का मुकाबला करने की ये क्षमता रखता है। हालांकि जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था उस दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से दुश्मन के ड्रोन एरिया में आता है और उसके बाद इंद्रजाल अपना काम शुरू करता है और उस ड्रोन को अपने साथ खींच के ले आता है। इस मौके पर दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी यहां पहुंचे थे जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और इंद्रजाल की दोस्तों लॉन्चिंग भी उसी दिन हुई है जिस दिन भारत ने अपना आदित्य L1 लॉन्च किया है। यानी कि 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत ने कल हासिल की है। और इंद्रजाल की ऑटोनॉमस और विस्तृत क्षेत्र कवरेज क्षमताएं संभावित खतरों के खिलाफ एक ढाल प्रदान करती है, वो भी प्रभावी यानी कि इफेक्टिव। और इस तरीके की प्रगति न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है बल्कि दुश्मन के नापाक उद्देश्यों के लिए ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देती है। तो ये स्केलेबल है, एक बेस में डिफेंड कर सकता है, एक पूरा बॉर्डर एरिया को भी डिफेंड कर सकता है। विंग कमांडर से एक सवाल और, क्योंकि हमने देखा अभी तक जो काउंटर ड्रोन है वो जैमिंग के ऊपर की रेडियो फ्रिक्वेंसी जैम कर दिया। हम देखते हैं हमारे बॉर्डर्स पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस गन से उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन आपने कहा जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाया है कि इसमें हम लोग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, हम लोग इसको मैन पैड भी लगा सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है इसके साथ? देखिए, ड्रोन गन्स एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। जो हाथ से बंदूक चला रहे हैं उसी तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। पर जब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट स्काई में आता है और वो
50 किलोमीटर 60 किलोमीटर स्पीड से जाता है, आप उसको ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ट्रैक करके उसको पॉइंट करके जैम करना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और 24 घंटे ये काम फिज़िकली अलर्ट होकर करना डिफ़िकल्ट है। ऑटोनॉमी हमने इस तरह से लाया है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो प्लेटफॉर्म को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जहाँ पे भी आपके इफेक्टर्स हैं, गन्स मिसाइल्स या जैमर्स जहाँ पे भी लगे हुए हैं, जो सिस्टम एट दैट पॉइंट रेलेवेंट है फॉर दैट पॉइंट पर्टिकुलर थ्रेट, सिस्टम ऑटोनोमसली डिसाइड करते हैं। उसको ऑटोमेटिकली हम स्लू करते हैं, एम करते हैं, फायर कराते हैं। तो फुल स्टैक इंटीग्रेशन है सारे वेपन टाइप्स के साथ, और ये काफ़ी ऑटोनोमस है क्योंकि ह्यूमन इंटेंसिव नहीं है, ज़्यादा ह्यूमन बींग्स उसमें होने। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्राज़ील भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है, और हाल ही में ब्राज़ील के सेना कमांडर भारत में आए थे, और इस दौरान उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी दौरा किया। तो अब ब्राज़ील के सेना कमांडर ने दोस्तों भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। और भारत को पिछले साल दोस्तों एक अज्ञात देश ने, उस देश का नाम नहीं बताया गया, उससे भारत को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का स्वदेशी वायु रक्षा हथियार है, जिससे कि अलग अलग ऊंचाइयों और मौसम की स्थितियों से उत्पन्न होने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ब्राजील आकाश मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के हवा से हवा में ईंधन भरने वाले IL-78 विमान ने ब्राइट स्टार 2023 युद्धाभ्यास के दौरान मिस्र की वायुसेना के विमान में ईंधन भरा। भारतीय वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की है। एक्साइज ब्राइट स्टार के दौरान मिस्र के आसमान में दोस्ती के बंधन को भी दिखाया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली आधारित स्टार्टअप वेदा डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से $36 मिलियन का ऑर्डर मिला है, जो कि 200 वेदा एक्स लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन्स का है। इन ड्रोन्स की रेंज 150 किलोमीटर है, जिन्हें कि छोटे बैचेस में लॉन्च किया जा सकता है, और ये फिर एक साथ इकट्ठा होकर टारगेट पर तबाही मचा सकते हैं। और 200 स्वार्म ड्रोन्स का ऑर्डर किसी लोकल स्टार्टअप को देना भारतीय वायुसेना के द्वारा स्वदेशीकरण के तहत एक बड़ा प्रयास भी है। इन ड्रोन्स की डिलीवरी 12 महीनों के अंदर की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना और HAL 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अतिरिक्त ऑर्डर्स पर बातचीत कर रहे हैं। इससे न केवल भारतीय वायुसेना का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट के मामले में भारत की घरेलू आवश्यकता भी पूरी हो पाएगी। और यही नहीं, इस एयरक्राफ्ट की जो इमेज है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के इस सपोर्ट से और बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस फाइटर जेट को इंटरनेशनल स्टेज पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका कई डिफेंस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में एक साथ काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि पेंटागन के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में इंडियन आर्म फोर्सेस से बात की है, जिसके तहत भारत और अमेरिका मिलकर फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। और अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक को डेवलपमेंट पार्टनर बनाना चाहता है, और ये प्रोग्राम ब्लैक हॉक अपाचे हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिकी एयरफोर्स के रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम में भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, जिसके तहत C-130J और C-17 विमान को मिसाइल ट्रक में बदलना है, जो कि अपने साथ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और दूसरे म्यूनिशंस को ले जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत और अमेरिका लेटेस्ट B-21 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर में पार्टनर बनने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना दोस्तों न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है। B-21 रेडर की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट है, और इसे हाईली थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अभी तक दोस्तों आप सुनते आ रहे थे कि तुर्की का जो कान 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट इस साल के अंत में होगी। लेकिन तुर्की के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कान प्रोग्राम में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, और करीबन $476 बिलियन का कर्ज उन पर हो चुका है। वहीं तुर्की की सरकार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर कान फाइटर प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितना इसमें पैसा लगाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है कि उन्हें कितने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना को शुरू में 80 यूनिट्स की जरूरत है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 50 से कम यूनिटें इन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ले सकती है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है फ्लीट मैनेजमेंट करना। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने दोस्तों इस साल एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था 48 जेट पैक सूट्स का। अब कहा जा रहा है कि भारतीय सेना बंगाल एरोबेस कंपनी, एब्सोल्यूट कंपोजिट्स और ब्रिटिश फर्म ग्रेविटी इंडस्ट्री को शॉर्ट लिस्ट किया है,
और भारतीय सेना ने अभी इसके टेक्निकल जो डिटेल्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि भारत का जो घातक ऑटोनॉमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, यानी कि यूकैप, जिसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही है, इसका ऑल ऑफ वेट 12.5 से 13 टन के बीच हो सकता है। यानी कि इसका वजन तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के ऑल ऑफ वेट के आसपास होगा। वहीं गोदरेज एरोस्पेस 2023 के अंत तक 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले 8 ड्राई कावेरी इंजन की डिलीवरी करेगी और इसके बाद इनकी टेस्टिंग और फ्लाइट सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 में रोल आउट होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का अगर पूरी तरीके से परीक्षण हो जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है, तो डीआरडीओ फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसके लिए फाइनेंशियल क्लियरेंस की बात कहेगी और उसके बाद 13 टन का ये जो यूकैप प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चंद्रयान 3 के बाद भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। भारत के दुश्मन और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और आदित्य L1 की लॉन्चिंग को पाकिस्तान की मीडिया ने प्रमुखता से उसे जगह दी है। पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी करके इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम किया गया है। उन्होंने इसरो की महिला वैज्ञानिकों की खासतौर पर तारीफ की। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान की तारीफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिर्ची तो ज़रूर लगती होगी कि भारत एक के बाद एक अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है और यही नहीं, इसके अलावा भी भारत और भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।